रोचक विषय लेके आई हूँ। आज का हमारा यह टॉपिक प्राचीन विश्व के इतिहास का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और वह क्या है? प्राचीन मिस्र की सभ्यता। जब हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं तो हमने बहुत बार जिक्र किया है कि ईसा पूर्व 5000 से लेकर 10,000 तक बहुत सारे सभ्यताओं का जन्म हुआ था। कहाँ? नदियों के किनारे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता का जन्म हुआ था। चीन में पीली नदी घाटी या वांगो नदी घाटी के किनारे चीनी सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी के किनारे मिस्र का भी सभ्यता का विकास हुआ था, और उसे नील नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और दजला फुरात नदी के किनारे दजला फुरात सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये सभ्यताएं जो हजारों साल पुरानी हैं, इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? एक तो अपने इतिहास को जानने के तहत हमें इसे जानना चाहिए, साथ ही साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि हजारों साल पहले मानव ने कितनी प्रगति कर ली थी, वो कितने विकसित हुए थे, उनकी सोच क्या थी, और उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो हम उसका अनुकरण कर सकते हैं, हम उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, हम कुछ सीख सकते हैं, और हम अपने आप को गौरवान्वित फील कर सकते हैं, अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं कि मानव सभ्यता इतनी विकसित थी। क्योंकि विश्वास नहीं होता कभी कभी कि हजारों साल पहले कैसे मानव इतना विकसित हो गया था, इतने विकसित तरीके से उसके हर क्षेत्र तैयार थे। तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि ये विषय रोचक है, क्योंकि आज इसके बहाने हजारों साल पहले की बात की जाएगी। सबसे पहले हम मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, तो यह नील नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। हम सभी जानते हैं, कहा जाता है लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता या नील नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन इसके जो प्रमाण हैं वो बहुत प्रमाणित नहीं है, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि 10,000 साल पहले यह एक सही समय है। लेकिन जो भी प्रमाण है हमारे पास, उसके आधार पर हम यह कहते हैं कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता भी इन प्राचीन सभ्यताओं के समकक्षी रही होगी, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो चीनी सभ्यता हो। लगभग उसी के आसपास यह सभ्यता भी विकसित हुई थी। प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी की देन है। सवाल आता है कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कैसे कह सकते हैं, या नील नदी की देन मिस्र की सभ्यता है कैसे? तो यह सही बात है, जल ही जीवन है। और हम देखते हैं कि मिस्र की ये नदी, नील नदी, जो बहुत बड़ी नदी है, जिसमें कभी कभार बाढ़ भी आ जाया करता था, और इस बाढ़ के द्वारा बहुत सारा विनाश भी हुआ करता था। लेकिन फिर भी बाढ़ के बाद जो उर्वरा शक्ति इन क्षेत्रों में फैल जाती थी बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियों से, वह यहाँ के लोगों के लिए अमृत का काम करती थी, जिससे उपज बहुत अधिक बढ़ जाता था। और जब उपज बढ़ जाए तो हर क्षेत्र में प्रगति सामान्य है, नॉर्मल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नील नदी मिस्र की सभ्यता के लिए एक देन थी। हम बहुत ही संक्षेप में आज बात करेंगे
यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी प्राचीन मिस्र की, यहाँ की सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक या कला कैसी स्थिति में थी, कहाँ तक पहुंची थी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शासन प्रबंध, सबसे पहले हम बात करेंगे शासन प्रबंध की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्र जो था वह नील नदी के उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बटा हुआ था और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे इसमें जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। अंत में ऐसा भी हुआ जब एक शासक के द्वारा इन दोनों उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र को एक करने की कोशिश की गई और यह काम मिस्र के एक शासक मेना ने किया, जिसे मिनीज भी कहते हैं, वो मिनीज के नाम से भी जाना जाता है। तो मिनीज ने पहली बार मिस्र को एक संगठित रूप में सामने लाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमने भी बताया कि छोटे छोटे राज्य आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, बहुत अव्यवस्था फैली हुई रहती थी, उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र के बीच एक अलग ही खींचातानी रहती थी। तो इस बात को खत्म करने के लिए मेना नाम के फराओ ने यह कोशिश की कि दोनों को एक किया जाए। यह अलग बात है कि एक होने के बाद भी ये दोनों में मतभेद बना रहता था और उत्तरी चीन वाले दक्षिण चीन के उत्तरी मिस्र वाले दक्षिणी मिस्र वाले से हमेशा उसके प्रति विद्रोह करते रहते थे, यानी पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह उत्तरी और दक्षिणी मिस्र एक था, फिर भी उसके राजा जो थे एक थे। केंद्र शासन, अगर हम बात करें कि वहां की केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या थी, तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत सामान्य बात कि केंद्र में मुख्य रूप से राजा होता था और राजा को वहां क्या कहा जाता था, फराओ कहा जाता। इस बात को याद रखना है कि मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था और ये फराओ सर्वशक्तिमान होता था, क्योंकि यह दैवी शक्ति के सिद्धांत पर इसका शासन होता था। यह पृथ्वी पे ईश्वर का प्रतिनिधि था, यहाँ तक कि इसे कभी कभी ईश्वर के बराबर भी माना जाता था। इसकी जो इसका जो कानून होता था, इनका जो आदेश होता था वह सर्वमान्य होता था, कोई उसे नकार नहीं सकता था। इस तरह केंद्र में सबसे ऊपर राजा होता था जिसके पास असीमित शक्ति थी, सारी शक्तियां उसी के हाथों में निहित थी। इसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय शासन। स्थानीय शासन बहुत सारे भागों में देश को बांटा गया था, जो नोम कहलाता था और इसके एक अधिकारी होते थे। इस तरह से उस समय भी कोशिश की गई थी कि प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए पूरे देश को प्रांतों में बांटा जाए और वहां पर गवर्नर रखे जाए जो वहां की व्यवस्था करे, वहां के जन के कल्याण के लिए काम करे, वहां के लिए न्याय का काम करे, वहां के राजस्व से संबंधित काम करे। इन सब कामों के लिए जो राजा के विश्वास पात्र होते थे उन्हें रखा जाता था। हमें यह भी जानना चाहिए कि उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र, इनमें उत्तरी मिस्र को 20 भागों में बांटा गया था, दक्षिणी मिस्र को उससे कम भागों में बांटा गया था, लेकिन उसकी संख्या के बारे में निश्चित पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि उत्तरी मिस्र 20 भागों में बटा हुआ था और इसके जो अधिकारी थे उनका एक संगठन भी था। तो इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि केंद्र शासन में फराओ के लिए उसको सलाह देने के लिए या उसको हेल्प के लिए एक व्यक्ति होता था जो प्रधानमंत्री या वजीर के समकक्ष होता था और यह राजा को हर काम में सहायता देता था, उसे सजेशन देता था। उसके चाहे वह राजकाज से संबंधित हो, चाहे वह विदेश से संबंधित हो, चाहे वो न्याय से संबंधित हो, हर काम में वजीर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। कहा जाए तो राजा के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पद होता था तो वह वजीर का होता था। राजा के यहाँ हम यह कह सकते हैं
कि राजा के पास जो असीमित शक्तियां थी ये तो थी ही, राजा का रहन सहन भी कुछ खास था, बहुत ही उसका राजमहल जो है ऐशो आराम के साधन उसमें थे, साथ ही साथ नौकर चाकर कलाकार वैद्य सारे उसके दरबार में भरे रहते थे। उसके दरबार में जो है उसके उत्तराधिकारी वो भी रहते थे, क्योंकि जो मुख्य रानी हुआ करती थी वह मुख्य रानी या राजमहिषी कहलाती थी, और उसका बेटा जो है वह उत्तराधिकारी वही रहता था। राजा के पास बहुत सारी पत्नियां होती थी, फराओ की बहुत सारी पत्नियां होती थी, लेकिन जो मुख्य रानी होती थी उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी के योग्य होता था। चूंकि उसे भविष्य में राजा बनना है, फराओ बनना है, अपने देश को संभालना है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था भी कुछ अलग रहती थी, शिक्षा दीक्षा की अलग व्यवस्था की जाती थी। उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, उसे शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब उसे हर तरह से पारंगत बनाया जाता था, ताकि भविष्य में वह शासन की बागडोर को बहुत अच्छे तरीके से संभाले। राजा का विश्वास पात्र होता था, उसका बड़ा पुत्र जो होता था उसका उसी पर वो विश्वास करता था। तो इस तरह हम देखेंगे कि केंद्र शासन में प्रधानमंत्री के बाद वहाँ जो मुख्य लोग थे, वहाँ की रानी थी, वहाँ के जो उत्तराधिकारी थे वो थे। तो इस तरह केंद्र शासन को एक मजबूत अवस्था में रखा गया था। स्थानीय शासन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह बटे हुए थे। स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय स्तर पर जो भी सुख सुविधा की व्यवस्था करनी होती थी इनके गवर्नरों को करनी होती थी। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें बात यह होती है कि ऐसा नहीं कि कोई न्यायाधीश, न्यायपालिका वहां थी, कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों मिली हुई थी। कार्यपालिका के द्वारा ही न्याय भी हुआ होता था। राजा मुख्य न्यायाधीश तो होता ही था, लेकिन वहाँ के जो गवर्नर होते थे, जो नोम के गवर्नर होते थे, वो वहाँ की न्याय व्यवस्था को भी देखते थे, वहाँ के कोर्ट कचहरी के कामों को भी देखते थे, और कोशिश की जाती थी कि सही न्याय मिले। लेकिन राजा की तरफ से भी एक मुख्य न्यायाधीश होता था, जो इन नोम में हो रहे कोर्ट कचहरी के काम उस पर ध्यान देता था, और जो उसकी कार्रवाई है वह राजा तक पहुंच जाता था। तो इस तरह न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। मुख्य न्यायाधीश तो राजा ही था, लेकिन गवर्नरों के पास यह मुख्य जिम्मेवारी थी कि अपने क्षेत्र में हो रहे जो न्याय के लिए जो आस लगाए हुए उसको न्याय मिले। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शासन प्रबंध केंद्र से लेकर स्थानीय शासन तक बहुत ही तरीके से बनाया गया था, ताकि लोग उसे एक कल्याणकारी शासन व्यवस्था कह सकें। अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की। राजनीतिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन भी उसमें आ ही जाता है, क्योंकि समाज से ही देश का निर्माण होता है। एक घर से गांव, गांव से समाज, समाज से देश का निर्माण होता है। तो अगर हम यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो हम कहेंगे परिवार जो है सबसे जो नीचे की इकाई होती थी वो होती थी। परिवार में बहुत सारे लोग होते थे। परिवार में जो महिलाएं होती थी उनका बहुत सम्मान होता था। जो पुरुष थे उनका अलग काम होता था। सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। विवाह की बात करें तो विवाह संभव माने साधारणतया एक विवाह ही होता था, लेकिन बहुत बार देखा गया कि उच्च वर्ग के, कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे उनमें बहुत बहुविवाह की भी व्यवस्था थी। लोग बहुत विवाह भी करते थे। महिलाओं को हर कार्य में, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कार्यों में बराबर भाग लेने का अधिकार होता था। साथ ही साथ जो समाज था, समाज में हम यह कह सकते हैं कि दो तरह के लोग थे।
एक धनी मानी लोग जिसे कह सकते हैं, दूसरे गरीब लोग थे। थोड़े गरीब लोग थे, राज परिवार से संबंधित जो लोग हैं या कुलीन हैं, सामंत थे, ये सब अमीर लोग होते थे, और जो मेहनत कश व्यक्ति होते थे वो गरीब होते थे, किसान होते थे, मजदूर होते थे, वो गरीब होते थे। तो इस तरह समाज दो भागों में बटा हुआ था। लेकिन दो भागों में बटे होने के बावजूद भी इस समय की जब हम बात करें तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये जो नीचे तबके के लोग थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उनकी स्थिति भी कमोबेश अच्छी ही थी, और समाज का विभाजन होने के बाद भी दोनों वर्ग फल फूल रहा था। बड़े वर्ग के जो बड़े ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, जो कुलीन परिवार के थे, जो सामंत परिवार से थे, जो राज परिवार के थे, उनके घर अच्छे होते थे, स्वाभाविक है, पक्के हुए ईंटों के बने होते थे, लकड़ी के होते थे, हल्के हों, बड़े बड़े उस कैंपस में होते थे, उन कैंपस में बगीचे होते थे। यहाँ के लोग प्रकृति को बहुत महत्व देते थे, घर से बाहर अपने उपवन में बैठते थे, आनंद लेते थे, तो तरह तरह के पशु पक्षी पालते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं ये बड़े लोगों का ऐसा रहस्य हुआ करता था। गरीब लोगों के घर स्वाभाविक उतने बड़े नहीं होंगे, उनके घर कच्चे ईंटों के बने हुए होते थे, घास के फूस के बने होते थे। तो इस तरह समाज में जो समाज जो था वह इस तरह दो भागों में बटा हुआ था। संपत्ति के बारे में, संपत्ति का बंटवारा जो है, संपत्ति के बारे में महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन बहुत ही संतुलित था, बहुत ही संतुष्टि के साथ लोग जी रहे थे। लोग अच्छा खाना खा रहे थे, भोजन की अच्छी व्यवस्था रहती थी, लोग मनोरंजन करते थे, तरह तरह के वाद्य यंत्र हों या तरह तरह की खेल हों, इन सबों को उन्होंने अपने जीवन में मिला करके रखा था। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि नील नदी की देन है, तो यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इसमें नील नदी का बहुत महत्व था। नील नदी, एक तो मैंने पहले ही बताया कि ये उर्वरा क्षेत्र बना देती थी, अपने आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से लाई गई मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती थी, जिससे उपज काफी अच्छी होती थी। उपज अच्छी होने से हर क्षेत्र जो है, चाहे वो चाहे वो उद्योग धंधों का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र फल फूल जाता था। तो इस तरह से कृषि का क्षेत्र नील नदी के कारण काफी विकसित था। हम देखते हैं तरह तरह के फसल होते थे। नील नदी से तरह सिंचाई की जो व्यवस्था की गई थी, नहरें बनाई गई थी, उससे भी वह भी बहुत लाभकारी थी किसानों के लिए, कृषि के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे पशुपालन, लोग भेड़ बकरी मुर्गी सब पालते थे। इसके बाद हम बात करेंगे उद्योग धंधों की। तो यहाँ के लोगों को मिट्टी ग्रेनाइट काटने का ज्ञान था, यहाँ के लोगों को पत्थर को काट के तरह तरह के बर्तन बनाने का ज्ञान था, यहाँ के लोग नाव बनाते थे बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम देखें तो उद्योग धंधे से संबंधित चमड़े के बहुत सारे सामान यहाँ के लोग बनाने में दक्ष थे। तो इस तरह उद्योग धंधे भी बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहे थे। अब हम बात करें कि व्यापार वाणिज्य, चूंकि नील नदी व्यापार के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए बहुत ही सुगम तरीका, नदी का इस्तेमाल, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों को नौका बनाने का विशेष ज्ञान था। संभवतः समुद्र में जो बड़ी बड़ी नौकाएं या बड़े बड़े जहाज चलते हैं नाव के, उसे सबसे पहले मिस्र में ही बनाया गया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार ये नाव सबसे पहले यहाँ ही मिस्र में ही बनाया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि हो या पशुपालन हो या उद्योग धंधे व्यापार हो, सभी मिस्र, प्राचीन मिस्र में फल फूल रहे थे। और इन सब में किसका हाथ था? नील नदी का हाथ था, नील नदी की मेहरबानी थी। अब हम बात करेंगे कला और संस्कृति की। यहाँ के लोग शिक्षा पर भी ध्यान देते थे, शिक्षा की भी व्यवस्था थी। सुंदर लेखन पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसकी अक्षर बहुत
खूबसूरत होती थी, सुंदर होती थी, उसे सरकारी नौकरी मिलती थी, उसे लिपिक की नौकरी मिलती थी। तो लोगों की यह तमन्ना होती थी कि सुंदर लिखावट हो, चित्रलिपि का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षा दीक्षा का भी अच्छा प्रबंध था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मूर्ति कला हो या स्थापत्य कला हो, इन सब में मिश्र ने एक बहुत बड़ा उसने मुकाम हासिल कर लिया था। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जैसा मैंने बताया कि तरह तरह पत्थर के बर्तन बनते थे, तरह तरह के पत्थर की मूर्तियां बनती थी। पिरामिड जो हम सभी जानते हैं कि पिरामिड का निर्माण मिस्र में हुआ, जो पत्थरों का बना हुआ था, चूना पत्थर से बना हुआ था। और इतने बड़े बड़े पिरामिड जो अभी तक हमारे सामने उपस्थित है। ये अलग बात है कि बहुत सारे भवन, बहुत सारे निर्माण कार्य जो है वो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन पिरामिड को देख करके लगता है कि वहां के लोगों को ज्ञान था स्थापत्य कला का। और हम यह भी देखते हैं कि वहां के लोग सौंदर्य से ज्यादा उपयोगिता को महत्व देते थे। चाहे हम वहां के बर्तन को देखें, चाहे हम पिरामिड को देखें, तो उसको देख के यही लगता है कि ये उपयोगिता पर ध्यान देते थे, ना कि सौंदर्य पर। तो इस तरह से जो पिरामिड बनी वह स्थापत्य कला का बहुत बड़ा नमूना है। साथ ही साथ बहुत सारे मूर्ति कला जो वहां पर मिली है वह भी बताता है कि मिस्र की सभ्यता में ये कला काफी उच्च स्तर पर पहुंची हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि खुफू नाम के जो फराओ थे, उन्होंने गीजा का पिरामिड बनाया था। 20 साल लगे थे इसे बनाने में, 1000 मजदूर रोज इसे बनाने में लगे रहते थे। और आज के समय में भी वो बहुत खूबसूरती के साथ खड़ा है। इतिहासकारों का कहना है कि नीचे का भाग इससे बहुत अच्छा बनाया है, ऊपर थोड़ी हड़बड़ी हो गई है, इसलिए ऊपर का जो भाग है वह नीचे की तरह सुंदर और कलात्मक नहीं लगती ऊपर का भाग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कला और संस्कृति मिस्र की सभ्यता में बहुत अच्छे जगह तक पहुंच गया था। यहाँ पे मैंने कुछ राजाओं का नाम लिखा, फराओ, खुफू, पिरामिड, मैना, ये सब फराओ, कुछ फराओ का नाम मैं लिखती हूँ यहाँ पे। जैसे खुफू एक महान शासक हुए चौथे राजवंश के। स्नेफू एक शासक हुए जिन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया और उसके लिए वो जाने जाते हैं। और सबसे पहले अगर हम कहें कि पिरामिड जो बनाने वाली बात थी, ये इमेनहोटेप नाम के एक प्रधानमंत्री थे, जो उस समय राजा थे एक जेरोम, उसके प्रधानमंत्री थे। उनका नाम गड़बड़ हो रहा है, मैं इसमें लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसके वो वजीर थे जिन्होंने ये पिरामिड निर्माण का काम किया था। लेकिन गीजा का पिरामिड हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ा है जो खुफू के द्वारा बनाया गया है। और पिरामिड किसे कहते हैं और उसकी क्या उपयोगिता हम सब जानते हैं। पिरामिड जो है वह मृत राजाओं का एक कब्र हुआ करता था, जिसमें राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने की तैयारी होती थी। इस कब्र में जैसा कि हम जानते हैं कि राजा के दैनिक आवश्यकताओं की चीजें भरी पड़ी होती थी। साथ ही साथ उस पे रासायनिक लेप लगाया जाता था ताकि बहुत दिनों तक इन शवों को सुरक्षित रखा जाए। तो ये उस समय के विज्ञान को भी बताता है कि उस समय की विज्ञान या रसायन विद्या इतनी पहुंची हुई थी कि शव को रासायनिक लेप लगा के बहुत दिन तक सुरक्षित रखे जाने की बात थी। यह भी हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग यह भी सोचते थे कि मरने के बाद भी मनुष्य को इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, चाहे वो खाने का बर्तन हो, चाहे पहनने का या ओढ़ने का। इसीलिए सारा दैनिक आवश्यकता का सारा सामान साथ में रख करके कब्र में डाल करके उसके ऊपर पिरामिड बनाई गई है जो राजाओं की होती थी। मेना, जिससे मैंने बताया मिनीस, ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इन्होंने पहली बार मिस्र को राजनीतिक एकता प्रदान की थी। उत्तरी
मिस्र और दक्षिणी मिस्र को एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरह बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको मिस्र की सभ्यता, प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में बताया। तो इसे आप पूरा देखें और जानकारी है।